हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे ऑल स्टेट लेवल एजे का मास्टर कोर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है। एंड ये जो आपका स्टेट लेवल का एजे का कोर्स है, आप किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करो एंड ए या फिर जेई का प्रिपरेशन करो तो उसके लिए आपका मास्टर कोर्स हो जाएगा। यानी कि एजे के सिलेबस को देखते हुए एंड उसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको एनालिसिस करते हुए कंप्लीट हम लोग मास्टर कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो आप कहीं से भी अगर आप हैं एंड आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, स्टेट लेवल जेई का, तो आप इस कंप्लीट सीरीज को देखिए। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन रेट है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। मेरिट लिस्ट में आपका श्योर है आपका आ जाएगा नाम, अगर आप सही तरह से कंप्लीट जितने भी मैं कोर्स पढ़ाऊंगा हर वो लेक्चर को, इंडिविजुअल लेक्चर को आप ध्यान से पढ़ोगे, उसका नोट डाउन करोगे एंड जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया जाता है जो हम लेते हैं आपको, उसको आप देखिएगा और उसको आप लगाइएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप एसएससी जेई का भी प्रिपरेशन करो और आरआरबी जेई का, तो दोनों के लिए भी कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्शन क्वालिफाइंग सीरीज चल रहा है। एक तो चल रहा है आपका एसएससी जेई का एंड दूसरा चल रहा है आपका आरआरबी जेई का, ठीक है। यानी कि आप जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम का प्रिपरेशन करो, चाहे आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन करो, आरआरबी जेई का प्रिपरेशन करो, या फिर अभी जो चल रहा है दैट इज कॉल्ड योर ऑल स्टेट लेवल एजेई का मास्टर कोर्स, तीनों के लिए सेपरेट क्वालिफाइंग सीरीज चला जा रहा है। और सारे सिलेबस को, जितने भी ऑफिशियल सिलेबस है उसको देखते हुए, प्रीवियस ईयर का पेपर को देखते हुए सारे कोर्स को हम लोग डिजाइन किया गया है। जो आपको पेड कोर्स में कहीं मिलता है वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा एंड ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं बता देता हूँ कभी कभी यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन नहीं भेजती है, तो उसके लिए भी नीचे में व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे इंडिविजुअल जितने भी लेक्चर आता है उसका मैं प्लेलिस्ट वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है, लिंक शेयर कर देता हूँ वीडियो का। तो अगर आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो उसमें आपको 100% मिल जाएगा, कि मैं खुद शेयर करता हूँ। और उसमें आप व्हाट्सअप में जो है वो इंडिया के जितने भी सीरियस स्टूडेंट है ए जेई का या फिर गेट का, पीएसयू का, सारे स्टूडेंट वहाँ पे जुड़ा गया है। एंड वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी दिक्कत होता है क्वेश्चन का उसका डाउट क्लियर करने के लिए हेल्प लेते हैं एक दूसरे से, और जहाँ पे जरूरत पड़ता है मैं भी हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कोर्स हो। एंड मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप मैकेनिकल से हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये फुली डेडिकेटेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को लेकर। यहाँ पे आपको मैकेनिकल से रिलेटेड सारे वो नोट्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा एंड ढेर सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा एग्जाम को क्वालिफाई कराने में। तो आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका प्रोडक्शन का एमसीक्यू चल रहा है, ये पार्ट नंबर 4 हो जाएगा। इससे पहले जो है आपका 3 जो है लेक्चर एमसीक्यू आ चुका है एंड लेक्चर भी आया गया है। एंड मैं लेक्चर वाइज बात करूँ तो आपका 6 लेक्चर हो जाएगा, लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन बात करूँ तो ये आपका 4th हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज हम लोग 2 लेक्चर लिए थे और उसी के बेसिस पे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें जो आज एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जो बच्चा पहले लेक्चर देखा हुआ है आपको पता होगा कि उसी लेक्चर के बेसिस पे ये लाया जा रहा है। तो पहले अगर आप लेक्चर देख लियो तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन आना चाहिए। आप देखिएगा आउट ऑफ 10 में क्वेश्चन पूछूंगा, 10 में आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा कि मुझे सर इतना आया। कमेंट नहीं, एटलीस्ट आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 10 में कितना आप बना पाओ, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चन भी लास्ट में पूछता हूँ, उसका भी आपको कमेंट करना है। चलिए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द रेट ऑफ रिमूविंग मेटल इज डैश बाय द इंक्रीजिंग और डेप्थ ऑफ कट। इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग, हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब, इंक्रीजिंग, यानी कि जब हम लोग डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज करते हैं, जब हम लोग डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज करते हैं तो क्या जो रिमूव होता है मेटल जो कट के हट अलग होता है, क्या उसका रेट जो है वो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी बच्चा ध्यान से देखा होगा उसको पता होगा कि यहाँ पे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाता है। कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ। मान लो ये मेरा मटेरियल है और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं टूल को, जैसे ये मेरा क्या है, एक कटिंग टूल है, ओके। ये मेरा हो गया टूल और ये हो गया वर्क पीस, ठीक है। जब इसको कट करेगा, मान लो इसका डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा देंगे। डेप्थ ऑफ कट करने का मतलब क्या है कि ये जो आपका पिन है, ठीक है, इसको हम लोग और डेप्थ अंदर घुसा देंगे। तो अगर ऑब्वियसली बात है डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज कर देंगे तो अब ये मटेरियल इतना ज़्यादा और करेगा, इट मीन्स रेट ऑफ जो रिमूव मेटल है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहाँ पे बात कर रहा है साइड रिलीफ एंगल का, ठीक है। मैं आपको 7 टर्मिनोलॉजी बता चुका था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, और इसके अलावा हम लोग टूल सिग्नेचर भी देखे थे। तो यहाँ पे बोला कि साइड रिलीफ एंगल क्या हो जाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, बताइए। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले बोला गया बाय विच दी फेस ऑफ द टूल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स बैक, या फिर बाय विच दी फेस ऑफ द टूल इंक्लाइन साइड वे, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है ये तो रेक एंगल का बात करा, तो ए और बी तो होगा नहीं, ठीक है। एक साइड रेक एंगल है और एक बैक रेक एंगल है। फिर आगे बोल रहा बिटवीन द सरफेस ऑफ द फ्लैंक इमीडिएटली बिलो द पॉइंट एंड द प्लेन एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टूल, ये हो सकता है।
फिर आगे बोला गया सरफेस ऑफ द फ्लैंक इमीडिएटली बिलो द पॉइंट एंड द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द बेस। ये बी एंड सी हो सकता है, क्योंकि बी एंड सी में अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग को पहले बताना है, या तो बी होगा या फिर सी या डी होगा, इन दोनों में से, क्योंकि एक बता रहा साइड रिलीफ एंगल का, एक बता रहा आपका इंड या फिर बैक रिलीफ एंगल का, इन दोनों में क्या होगा। तो आप लोग आंसर दे दिए होंगे जिनको पता होगा। चलिए मैं बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे थे आपका साइड रिलीफ एंगल। तो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो साइड रिलीफ एंगल, ये आपका है साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, तो बोलेंगे सर ये वाला पॉइंट है, एक आएगा ये वाला रेड वाला, ठीक है, और मैं एक दूसरा कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, ये आपको दिखाता हूँ येलो से, एक आप जा रहा है ये वाला, ये दोनों, ठीक है, ये पूरा का पूरा है। तो जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, रेड वाला क्या है, तो रेड वाला बोलेंगे सर ये तो फ्लैंक है, क्योंकि इधर वाले को, इस वाले पूरा ये वाला जो सेक्शन है, पूरा सेक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, फ्लैंक बोलते थे। तो सर ये मेरा क्या है, फ्लैंक है, ठीक है, यानी कि पहला वाला जो है वो फ्लैंक से सट रहा है, ये रेड वाला जो है फ्लैंक से सट रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच के एंगल को ही हम लोग बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल। तो यहाँ से सर ये तो मेरा फ्लैंक सरफेस को टच कर रहा है, ओके। एंड उसके बाद जो हम लोग देखेंगे ये वाला जो पीला वाला सेक्शन है, पीला वाला जो आपका लाइन है, ये क्या दिखा रहा है, तो सर ये जो है पूरी तरह से एक लाइन जा रहा है, सेंटर लाइन को दिखा रहा है, यानी कि एक 90 डिग्री में इस तरह करके अगर दे दूं, ठीक है, जो यानी कि देखो बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक एंगल में कटा हुआ है, यहाँ पे एक एंगल देखो, ये पूरा का पूरा मटेरियल इस तरह का था, लेकिन कट करके इतना, मतलब एक कटिंग किया गया, एक एंगल में इसको काटा गया है, यानी कि ये वाला जो आपका आ रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये प्लेन के राइट एंगल में जा रहा है, सेंटर लाइन में जा रहा है। पॉइंट ऑफ द टूल का कैसे जा रहा है, सेंटर लाइन पे जा रहा है। तो एक हो गया पॉइंट ऑफ द सेंटर लाइन, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा वाला जो ये पार्ट हो गया, ये हो गया आपका फ्लैंक से सरफेस में टच कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइड रिलीफ एंगल। तो बस वही चीज़ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन नंबर सी, तो क्या बोला गया, एंगल बिटवीन दी सरफेस ऑफ द फ्लैंक, देखो सरफेस ऑफ द फ्लैंक, ये वाला जो पीला वाला क्या सरफेस ऑफ द फ्लैंक है, ठीक है यहाँ पे। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, इमीडिएटली बिलो द पॉइंट एंड अ प्लेन राइट एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टूल, राइट एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टूल। तो अगर मैं रेड से यहाँ पे दिखाऊँ, राइट एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टूल, ये देखो, इसको मैं अगर इस तरह से देखूं तो ये क्या आ रहा है, सेंटर लाइन से एकदम पूरा 90 डिग्री बन रहा है। बात समझ में आया, क्योंकि देखो ध्यान से पढ़ो, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मेरा फील करो इस बात को कि यहाँ थोड़ा सा धंसा हुआ है। देखो ये कट करके यहाँ पे एक कटिंग करके अंदर ले जाया गया है। देखो आप कहीं भी देखोगे तो ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है ना, कटा वाला भाग दिख रहा है, यानी कि ये एंगल पे कटा हुआ है। तो ये 90 डिग्री एंगल से जा रहा है वो वाला पॉइंट को, और जो फ्लैंक से सटा हुआ है इसके बीच को हम लोग बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल। बात समझ में आया कि नहीं। उसी तरह अगर इंड रिलीफ एंगल का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे अगर आपसे बोल जाए कि इंड रिलीफ एंगल का बताइए, तो इंड रिलीफ एंगल आप कैसे बोल सकते हो, सर ये जो हो जाएगा, सबसे पहले तो फ्लैंक से ये भी टच कर रहा है, क्योंकि इस वाला पार्ट को हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। तो ये फ्लैंक हो गया, ये क्या हो गया, फ्लैंक सरफेस हो गया, फ्लैंक सरफेस हो गया। हम लोग देखो साइड रिलीफ एंगल का बात कर लिया, अब हम लोग बात करें इंड रिलीफ एंगल का। तो हो गया फ्लैंक सरफेस से टच कर रहा है सर, एंड इमीडिएटली बिलो द पॉइंट ए लाइन ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द बेस। अब जो मेरा बेस है, ये मेरा पूरा का पूरा बेस है, बेस ऑफ द मटेरियल है, पूरा का पूरा बेस ऑफ द मटेरियल हम लोग लेते थे ना, ये मेरा क्या है बेस, और इसका बेस ऑफ द मटेरियल अगर मैं बोलूँ तो आप लोग बोल सकते हो, एक सेकंड में इसको मिटाता हूँ। सबसे पहले एक पॉइंट ये तो समझ में आया कि सर ये मेरा फ्लैंक हो गया सरफेस, FLM फ्लैंक सरफेस, एंड ये मेरा बेस मटेरियल नीचे वाला पार्ट है। तो बेस मटेरियल के एकदम आपका जा रहा परपेंडिकुलर एक लाइन हम लोग खींच दिए, देखो इस तरह का परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए। तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड योर इंड रिलीफ एंगल, इंड रिलीफ एंगल, ठीक है। तो फ्लैंक और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर टू द बेस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पॉइंट परपेंडिकुलर टू दी बेस, ये हो गया आपका इंड रिलीफ एंगल। जबकि साइड रिलीफ एंगल को भी सेम हम लोग इसी तरह से दिखाएं। एक तो हो गया दिस वन, दिस इज कॉल्ड योर फ्लैंक सरफेस, ये क्या गया आपका फ्लैंक सरफेस, ठीक है। एंड ये वाला जो पार्ट हो गया जो मेरा जा रहा परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, ये क्या आ जाता है, ये राइट एंगल टू द सेंटर लाइन, ये क्या हो गया आपका राइट एंगल टू द सेंटर लाइन। किसके सेंटर लाइन का, ऑफ पॉइंट ऑफ द टूल, पॉइंट ऑफ टूल के जो पॉइंट ऑफ द टूल है उसके सेंटर लाइन में एक ड्रॉ किया और फ्लैंक का, यहाँ भी फ्लैंक है। फ्लैंक के बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट परपेंडिकुलर टू दी बेस, बेस के परपेंडिकुलर, और पॉइंट लाइन जो मेरा सेंटर टूथ का जो
पॉइंट लाइन है उसके सेंटर लाइन में हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है आपका साइड रिलीफ एंगल का एंड इन रिलीफ एंगल का। तो यहाँ पे बात कर रहा साइड रिलीफ एंगल का था। साइड रिलीफ एंगल में हम लोग क्या देखें कि भाई ये मेरा जो चूल कटा हुआ उसके सेंटर लाइन में हम लोग ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो वही यहाँ पे बोला गया है लाइन राइट एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टूल। तो हो गया इसका सी नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग डी। देखो ये सारे क्वेश्चन को मैं बहुत बार बता दिया हूँ, लेक्चर में भी बताऊँ, फिर से बता रहा हूँ ताकि जितना ज़्यादा हो सके आपको बार बार रिवीजन कीजिएगा तो याद होगा। अब देखो यहाँ पे रेक एंगल का बात क्या, साइड रिलीफ। देखो पहली बात यहाँ पे सिर्फ मैं लिया हूँ एक ही क्वेश्चन को, साइड रिलीफ एंगल को ही लिया हूँ। अगर यहाँ पे आपको बोलेगा बैक रिलीफ एंगल क्या हो जाएगा, बैक रिलीफ एंगल, तो मैं यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। बैक रिलीफ एंगल यहाँ पे मैंने बता दिया कि बैक बोल लो या फिर इन बोल लो। इन रिलीफ एंगल आपको बोलेगा तो क्या बोलना है, मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, वैसे आपको मिल भी जाएगा बुक में। ये हो जाएगा आपका कि भाई जिस तरह उसमें हम देखें द एंगल बिटवीन दी surface of the flank and immediately below the point and a line draw from the point perpendicular to the base, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा इन रिलीफ एंगल। और अगर बोलेगा साइड रिलीफ एंगल का, इसको स्टेटमेंट तो यहाँ पे दिया गया है कि सरफेस ऑफ द फ्लैंक एंड इमीडिएट बिलो द पॉइंट एंड अ प्लेन एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टूल, ठीक है। तो ये दोनों हो गए यहाँ पे क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि साइड रेक एंगल क्या हो जाता है, साइड रेक एंगल ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होगा। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला बोला बाय विच दी फेस ऑफ द टूल इंक्लाइन टुवर्ड्स बैक, सेकंड बोला गया बाय विच द फेस ऑफ द टूल इंक्लाइन साइड वे। यहाँ तो बताया गया है आपका जो था रिलीफ एंगल का दोनों था, तो सी और डी तो होगा नहीं, होगा ए और बी होगा। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा और ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर, बाय विच द फेस ऑफ द टूल इंक्लाइन साइड वे, क्योंकि साइड का बात किया गया है। अगर ये बोलता बैक रेक एंगल का तो इंक्लाइन टुवर्ड बैक हो जाता है, बैक साइड वे। इस कीवर्ड से आप पकड़ सकते हो। यहाँ पे देखो साइड वे दिया गया है, मतलब साइड रेक एंगल का बात कर रहा है। अगर टुवर्ड्स बैक बोलता तो वो बैक रेक एंगल का बात करता। कैसे समझ आइए सर, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइड रेक एंगल का, तो फिर इस फिगर से हम लोग समझते हैं 3D फिगर से। मैं पहले सारे को इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, साइड रेक एंगल का, ठीक है। क्या हम लोग देख रहे हैं साइड रेक एंगल। तो यहाँ पे देखो साइड रेक एंगल यहाँ पे आपको दिया गया, ये आप देख रहे हो साइड रेक एंगल है, ये आपका है साइड रेक एंगल है, समझ रहे हो यहाँ पे साइड रेक एंगल है, ठीक है। तो साइड रेक एंगल को यहाँ पे क्या देख रहे हो कि भाई ये जो मेरा है फ्लैंक सरफेस दिया गया और उसके बाद ये साइड में निकल रहा है एंगल, ये साइड में एंगल निकल रहा है। तो बेसिकली जो आपका साइड रेक एंगल है वो है क्या, फेस ऑफ द टूल जो है वो इंक्लाइंड साइड वे है। जो फेस ऑफ द टूल है जो इससे कट रहा है, ये तो फेस ऑफ द टूल है ना जो काटता है, वो कैसे इंक्लाइंड है। देखो ध्यान से आप फील करना बात को। देखो जब तक आप किसी भी चीज़ को फील नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं पाएगा, रट के कभी नहीं होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये तो फेस ऑफ द टूल है, यही तो काटता है ना, ये तो बैक ऑफ द टूल है, ये तो काटता नहीं है, इधर वाला पॉइंट से काटा जाता है। और ये वाला देखो ये फेस ऑफ द टूल, दोनों का क्या है, ये फेस है जो कि काटता है, ठीक है। ये समझ में आएगा फेस ऑफ द टूल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो है इंक्लाइंड है एक एंगल पे। देखो इस तरह करके अगर मैं एंगल यहाँ पे बनाऊँ तो आप देखोगे कि ये जो है पूरी तरह से एक एंगल पे इंक्लाइंड है, इस तरह करके एंगल में इंक्लाइंड गया है। अगर 90 डिग्री जाता तो ऐसे जाता, लेकिन ये थोड़ा इंक्लाइंड हुआ है, ठीक है, एंगल में इंक्लाइंड हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि साइड वाइज में इंक्लाइंड किया गया है। ये जो एंगल है यही एंगल जो देखो यहाँ पे वही वाला बताया गया कि कितना ये इंक्लाइंड हुआ है, 90 डिग्री से अगर लेंगे तो कितना इंक्लाइंड हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर साइड रेक एंगल। किधर, फेस ऑफ द टूल के साइड इंक्लाइंड हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैक साइड रेक एंगल। अगर यहाँ पे बोला जाता है साइड रेक एंगल ना होकर इन रेक एंगल बोलता है, या फिर इसको हम लोग बैक रेक एंगल भी बोलते हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि भाई इन रेक एंगल किधर दिया गया है, इंड, या फिर इसको हम लोग बैक भी बोलते हैं, ठीक है, बैक रेक एंगल भी बोलते हैं, बैक रेक एंगल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला चीज़ को बैक रेक एंगल। तो बैक रेक एंगल को कैसे डिफाइन करोगे, ये जो है फेस ऑफ द टूल तो रहता है, ये नीचे में क्या है, ये आपका फेस ऑफ द टूल है, ये क्या है, फेस ऑफ द टूल है, क्योंकि ये भी जो यही तो फेस है जो काटता है, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या, टूल इंक्लाइन द टुवर्ड्स बैक, बैक में जो जा रहा है, बैक तरफ जो जा रहा है, ये वाला चीज़ हो जाएगा। समझ आएगा कि ये साइड में जा रहा था, ये वाला पार्ट जो है साइड में जा रहा था, साइड वे में जा रहा था। एंड अगर मैं इस यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स दी बैक, ये जा रहा है क्या, टुवर्ड्स बैक, यानी कि पीछे की ओर जा रहा है। जो एंगल हम लोग ले रहे हो किधर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, टूल के पीछे जा रहा है। और ये किधर जा रहा था मेरा, साइड वे में जा रहा था, फेस ऑफ द टूल, ये तो हो गया मेरा फेस ऑफ द टूल, ठीक है। और ये साइड वे में जा रहा है, साइड तरफ जा रहा है। आप ही देख रहे हो ना, ये टूल जो है मेरा, टूल का बैक किधर हो जाएगा, इधर बैक हो जाएगा।
और इधर साइड हो जाएगा, ये तो साइड है ना, और आपका इधर भी साइड है। इधर वाले पार्ट को हम लोग इंड बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को हम लोग साइड बोलते हैं, इधर वाले को बैक को बोलते हैं। तो ये साइड ऑफ द टूल और फेस ऑफ द टूल, ये आपका हो गया टुवार्ड्स द बैक और फेस ऑफ द टूल। बस सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंड या फिर बैक रेक एंगल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे आपका साइड रेक एंगल का, तो साइड रेक मतलब साइड गया, तो क्या हो गया यहाँ पे इंक्लाइन द साइड, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, इंक्लाइन दी साइड वे। एंड अगर यहीं पे आपको बोलता साइड रेक एंगल ना बोलते, आपको बोलता भाई बैक रेक एंगल बताओ, क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैक रेक एंगल, बैक रेक एंगल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, ए नंबर। बाय विच दी, यानी कि द बैक रेक एंगल ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज दी एंगल, टूल इज दी एंगल, यहाँ पे एंगल लिख लो, एंगल बाय विच, यहाँ पे एंगल है वैसे, एंगल बाय विच दी फेस ऑफ द टूल इज इनक्लाइंड टुवार्ड्स बैक, ठीक है। फेस ऑफ द टूल का जो इंक्लाइंड है टुवार्ड्स बैक का, वो मेरा बताता है क्या, बैक रेक एंगल, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया आपका बैक रेक एंगल था, ठीक है, ओके। तो ये हो गया मेरा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे भी मैं 2 आपको क्वेश्चन बता दिया, तो हर चीज़ में देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के बेसिस पे मैं 2-3 क्वेश्चन का आपको सॉल्व करा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर रिलीफ एंगल जो होता है एचएसएस टूल में हम लोग कितना वेरी करता है। एचएसएस टूल में तो आपको पता है हाई स्पीड स्टील टूल, तो उसमें हम लोग रिलीफ एंगल क्या देते हैं। पहले ये बता दो रिलीफ एंगल क्या होता है सर, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। आप बोलोगे सर ये एंगल होता है फ्लैंक का एंड फिनिश सरफेस का, उस दोनों के बीच के एंगल को किसके बीच होता है, फ्लैंक एंड फिनिश सरफेस, फिनिश्ड सरफेस। आपको याद होगा मैं इसको अगर फिगर में दिखाऊं तो कुछ इस तरह का मटेरियल रहता था और ये मेरा टूल मान लो इस तरह का जाता था, ये मेरा क्या टूल है, तो टूल का ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते थे फ्लैंक, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते थे फ्लैंक, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये वाला सरफेस जो इसको हम लोग बोलते हैं फिनिश सरफेस, क्या बोलते थे, फिनिश सरफेस। और इसी के बीच में यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते थे ये जो एंगल रहता था, दिस इज कॉल्ड योर रिलीफ एंगल। बात समझ में, या फिर क्लियरेंस एंगल, ये इसलिए देता था कि टूल जो है वो रबिंग ना हो मटेरियल के साथ, ठीक है, इसके लिए यहाँ प्रोवाइड किया जाता। तो वही बोल रहा कि हम लोग यूजुअली एचएसएस में मतलब हाई स्पीड स्टील टूल में कितना दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग देते हैं 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में। समझ आया कि नहीं, याद रखना, ठीक है, ओके। देन अच्छा इसमें मैं अगर और एक चीज़ आपको रिवीजन करा दूं कि एक तो हो गया रिलीफ एंगल, एक होता है मेरा लीप एंगल। याद होगा आपको लीप एंगल क्या हो जाता था, ये जो हम लोग मटेरियल इस तरह का लेते हैं तो ये मेरा जो टूल जाता था, ये टूल जाता था, तो टूल के बीच का जो एंगल कितना होता है, यानी कि इसके बीच में ये जो हो जाता है इसको हम लोग दिखाते थे साइज से, ठीक है। तो ये जो हो जाता है दिस इज कॉल्ड योर लीप एंगल, इसी को बोलते थे हम लोग लीप एंगल। क्या बोलते थे, लीप एंगल। तो लीप एंगल जो है वो कितना दिया जाए अगर आपसे पूछे तो लीप एंगल होता है 60 से लेकर 80 डिग्री हम लोग देते हैं। लीप एंगल कितना देते हैं, 60 से 80 डिग्री लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लीप एंगल देते हैं 60 से 80 लेते हैं, जनरली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर बोलेगा रिलीफ एंगल हम लोग कितना देते हैं एचएसएस में, तो 20 से 30 देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको रेक एंगल भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है पॉजिटिव भी रेक एंगल देते हैं हम लोग, ठीक है। रेक एंगल का बात करें हम, रेक एंगल पॉजिटिव भी देते हैं। इसके अलावा हम लोग नेगेटिव भी रेक एंगल देते हैं एंड जीरो भी रेक एंगल देते हैं। किसके लिए लेते हैं आपको याद होगा, तो अगर मैं बोलूँ कि जीरो जो पॉजिटिव रेक एंगल देते हैं वो डक्टाइल मटेरियल के लिए दिया जाता है, तो नेगेटिव जो आपका रेक एंगल है वो हम लोग ब्रिटल और हार्ड मटेरियल के दिया जाता है। जीरो रेक एंगल हम लोग किसके लिए देते हैं, ब्रास के लिए देते हैं। तो ये सारे एंगल का आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे से क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में बहुत सारा, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं ढेर सारा आपको क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टूल फ्रॉम द रबिंग ऑफ द वर्कपीस डैश ऑन द टूल आर प्रोवाइडेड। क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं, रबिंग होने से। जस्ट मैंने अभी कहा कि ये मेरा मान लो वर्कपीस है और ये मेरा इस तरह करके टूल जा रहा है जो कटिंग कर रहा है। यहाँ में इस जो ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो बीच का एंगल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये क्यों दिया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलीफ एंगल। तो ये रिलीफ एंगल हम लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि मेरा रबिंग ना हो दोनों के बीच में। जस्ट मैंने कहा, तो ये सबको पता होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, रिलीफ एंगल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या बोला, साइड रेक एंगल ऑन ए टूल इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द चिप फ्लो। क्या ये सही बात है, साइड रेक एंगल हम लोग क्यों देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग इसलिए ही देते हैं ताकि चिप जो फ्लो है वो कंट्रोल वे में हो, ठीक है। कंट्रोल द चिप फ्लो को हम लोग कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अगर आपसे ये बोला जाए कि सर अगर जो साइड रेक एंगल है, ठीक है, वो मेरा लार्जर हो जाएगा तो इससे के चलते मेरा चिपिंग प्रोवाइड हो जाता है, चिपिंग मेरा ज़्यादा चिपिंग निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लार्ज साइड रेक एंगल नहीं देते हैं। याद रखिएगा कि अगर हम लोग साइड, एक सेकंड, या अगर हम लोग क्या यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि अगर हम लोग लार्जर साइड रेक
एंगल देंगे तो उससे चलते क्या होगा, प्रोड्यूस होगा चिपिंग, उसके चलते चिपिंग प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लार्जर देन 15 साइड कटिंग एज एंगल। देखो साइड कटिंग एज एंगल हम लोग 15 से ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर हम लोग 15 से ज़्यादा साइड कटिंग एज एंगल दे देंगे तो उसके चलते होता क्या है, चिपिंग तो होता ही होता है, साथ ही साथ जो मेरा है टूल लाइफ वो काफ़ी घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ज़्यादा अगर हम लोग साइड कटिंग एज एंगल दे देंगे तो चिपिंग ज़्यादा होगा प्रोड्यूस, और मेरा टूल का जो लाइफ है वो घट जाएगा। ज़्यादा एंगल देंगे ज़्यादा डेप्थ तो कट जाएगा, जिसके चलते ज़्यादा वो क्या होगा, ब्लंट हो जाएगा मेरा जो एज होता है। ठीक है, कटिंग एज एंगल का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना, इससे को एक चीज़ तो पता चल गया कि सर जो मेरा साइड कटिंग एज एंगल हो गया ये हम लोग क्या रखेंगे, ऑलवेज रखेंगे लेस देन रखते हैं 15 डिग्री। क्या रखते हैं, लेस देन 15 डिग्री। क्यों, ताकि जो मेरा टूल लाइफ है वो मेरा ज़्यादा दिन तक चले। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्मॉल नोज रेडियस का बात करा कि स्मॉल नोज रेडियस हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्मॉल नोज रेडियस अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो उसके चलते होता क्या है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा उसमें जनरेट हो जाएगा, और जनरेट के साथ साथ हीट जनरेशन आने लगता है, जिसके चलते हम लोग नोज रेडियस जो है वो स्मॉल नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर दिखेगा इंक्रीज टूल लाइफ, बिल्कुल नहीं, डिक्रीज टूल लाइफ हाँ हो सकता है, बट इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि टूल लाइफ को डिक्रीज तो करता ही करता है, साथ में चिपिंग भी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए सी एक करेक्ट आंसर होगा। वैसे बी भी हो सकता है, बट आपको ऑप्शन देखना कि सबसे ज़्यादा कौन एप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर करेक्ट इसका आंसर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का इंक्रीज द टूल लाइफ, डिक्रीज द टूल लाइफ एंड प्रोड्यूस चिपिंग एंड द डिक्रीज ऑफ लाइफ। एंड एक सेकंड यहाँ पे और भी कुछ घट रहा है, अगर मैं यहाँ पे और ऐड कर लूँ, प्रोड्यूस चिपिंग करता ही करता है, डिक्रीज करता है, टूल लाइफ को करता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ मेरा ये हीट जनरेशन काफ़ी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ग्रेटर हीट जनरेशन, ग्रेटर हीट जनरेशन। वैसे भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो चिपिंग प्रोड्यूस करता है वो काफ़ी कम करता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे ऑप्शन दिया जाए तो ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा, मैं यहाँ पे ना इसको हटा ही देता हूँ, क्योंकि काफ़ी कम करता है। जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को ये दिक्कत नहीं होगा। देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पे कुछ जो लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिकली करता है। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देता रिजल्ट्स इन एक्सेसिव स्ट्रेस कंसंट्रेशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके चलते अगर हम लोग नोज रेडियस अगर कम देंगे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, मटेरियल पे। ठीक है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा एंड ग्रेटर हीट जनरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे भी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी कम होता है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है कि स्ट्रेस काफ़ी बढ़ने लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा हीट काफ़ी जनरेट होगा। अगर स्मॉल रेडियस देंगे तो हीट जनरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसके लिए बढ़ने के लिए हम लोग नोज रेडियस को कम नहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब यहाँ पे बोल रहा कि अगर जो नेगेटिव रेक एंगल देंगे वो किसके लिए देते हैं, आपको पता होगा, मैंने जस्ट अभी कहा कि रेक एंगल हम लोग पॉजिटिव देते हैं, नेगेटिव भी देते हैं और जीरो भी देते हैं। पॉजिटिव देते हैं डक्टाइल के लिए, डक्टाइल और सॉफ्ट के लिए, नेगेटिव देते हैं आपका ब्रिटल और हार्ड के लिए। ठीक है, एंड अगर हम लोग जीरो का बात करें किसके लिए देते हैं, ब्रास के लिए देते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव का बात नेगेटिव का बात कहते हैं। नेगेटिव किसके लिए, ब्रिटल और हार्ड के लिए। तो देखो कार्बाइड टूल हार्ड होता है, हेवी लोड यानी कि ये हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, और हार्डर मटेरियल यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड फाइनली आपका टूल जो आपका सिग्नेचर है उससे क्वेश्चन में आपको रखा हूँ। जो आपको एएसए सिस्टम है, मैंने आपको बताया था टूल सिग्नेचर का 3-4 सिस्टम हो जाता है। एएसए हो जाता है, ओआरएस हो जाता है, यानी कि एएसए मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, अगर इफ़ द टूल नोमेनक्लेचर इज 86551052 mm, ठीक है, ये mm बता रहा, लास्ट का जो नोड रेडियस होता है उसको बता रहा है, देन द साइड रेक एंगल विल बी, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखना क्या क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है 8, 6, 5, 5, 10, 5 एंड 2। तो मैं बताया था आपको एएसए में यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन में 7 पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे देखो 7 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। और सातों का मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वाला जो होता है वो क्या हो जाता था, रेक एंगल हो जाता था।
तो ये मेरा रेक एंगल है, लेकिन हम लोग लेते थे क्या, बैक रेक एंगल। उसके बाद जो होता था ये भी मेरा रेक एंगल होता था, लेकिन हो जाता मेरा साइड रेक एंगल। उसके बाद मेरा आता था क्या, रिलीफ एंगल। तो आ जाता था रिलीफ एंगल, लेकिन ये पहले आएगा साइड रिलीफ, आई मीन इन रिलीफ एंगल। इन रिलीफ के बाद आ जाता है मेरा साइड रिलीफ एंगल। फिर आ जाता था कटिंग एज एंगल। तो कटिंग में कैसा आएगा, इन कटिंग पहले आ जाता था, इन कटिंग आता था। फिर आ जाता था मेरा साइड कटिंग, और लास्ट में आ जाता था नोज रेडियस। अब यहाँ पे देखो जो पूछा गया वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो ये आपको पता है ना, ये जो साइन आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड योर रेक एंगल, ठीक है। और आपको जो दिखा रहा है, अल्फा हो गया रेक एंगल, गामा हो गया आपका रिलीफ एंगल, ठीक है। एंड जो सी है ये दिखा रहा है आपका कटिंग एज एंगल। क्या दिखा रहा है आपका, कटिंग एज एंगल। एंड अगर मैं बात करूँ आर, तो आर क्या दिखा रहा है आपका, नोज रेडियस। ये मैं पहले आप लोग पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। और नोज रेडियस को हम लोग लेते हैं mm से, इसीलिए 2 mm यहाँ पे दिखाया गया है नोज रेडियस। एंड बाकी यहाँ पे हम लोग जो बी लिए हैं, बी दिखा रहा है आपका बैक का, यानी बैक रेक एंगल या फिर बैक साइड एंगल या फिर बैक रिलीफ एंगल। और जो आपका ई दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपका इंड का, यानी कि इंड रिलीफ एंगल या फिर आपका इंड बैक एंगल। और जो आपका एस है वो दिखा रहा है आपका साइड का। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या दिखाया है हम लोग, हम अल्फ़ा बी। तो यहाँ पे अल्फ़ा बी क्या शो कर रहा है, अल्फ़ा बी शो कर रहा है मेरा कि भाई अल्फ़ा यानी रेक एंगल है, तो ये मेरा रेक एंगल। और बी से दिखा रहा है बैक, यानी कि बैक रेक एंगल है, समझ आए। इसलिए इसको मैंने कहा बैक रेक एंगल, फिर इसको मैंने कहा साइड रेक एंगल। फिर यहाँ जो आपका गामा है, गामा क्या दिखा, रिलीफ एंगल। तो ई से हो गया इंड, यानी कि इंड रिलीफ एंगल, फिर साइड रिलीफ एंगल। फिर सी से दिखा रहा है कटिंग एज एंगल, मतलब ई है, ई यानी क्या, इंड, यानी इंड कटिंग एज एंगल। फिर आपका साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट में आपका नोज रेडियस। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, साइड रेक एंगल। तो रेक एंगल हम लोग किससे दिखाते हैं, अल्फा से दिखाते हैं। और साइड है मतलब साइड एस, मतलब अल्फा एस। तो अल्फा एस से कहाँ दिखा रहा है, अल्फा एस यानी 6 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, ठीक है। क्या हो गया आपका 6 डिग्री द करेक्ट आंसर। इसको समझ गए होंगे। मैं आपको इससे रिलेटेड आपका लेक्चर में क्वेश्चन भी पूछा था। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन मैं देता हूँ। मैंने बताया अब आपका ASS सिस्टम, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम। अब आपको बताना आंसर ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम जो होता है, ORS सिस्टम। इस सिस्टम में अगर टूल का नोमेनक्लेचर बता रहा है आपको 7645943 mm, तब आपको बताना है कि प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल क्या होता है। ये जो 7 पैरामीटर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 एंड 7 है। मैंने बताया था सब कुछ ना कुछ बताता है, ठीक है। जिसमें मैं बताया था कि इसमें थोड़ा चेंज आता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसके बाद आ जाता है मेरा रेक एंगल। वो मैं नहीं अभी बताऊंगा, क्योंकि ये आपको आंसर देना है। तो यहाँ आपको बताना है कि प्रिंसिपल एज कटिंग एंगल जो है वो कौन बता रहा है, प्रिंसिपल एज कटिंग एंगल कौन बता रहा है। आपको करना है आंसर कमेंट बिलो में, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं बहुत मेहनत से आप लोग के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग को सबसे पहले तो लाइक करना है, ठीक है। लाइक करके बताना कैसे वीडियो लगा, कमेंट आपको करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। एंड कमेंट करके आपको आंसर भी देना है। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना, ताकि सभी बच्चों को ये सारा चीज़ पता चल पाए। एंड आप लोग जितना ज़्यादा स्टूडेंट आइएगा, जितना ज़्यादा कमेंट शेयर होगा, लाइक होगा, वो ज़्यादा यूट्यूब एल्गोरिथम को फॉलो करता है और वो ज़्यादा चैनल को ग्रो करेगा। जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना ज़्यादा मैं आप लोग के लिए हर वो चीज़ लाऊंगा जो चीज़ मैं सोचा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप कोई भी AJE का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 2 कोर्स अवेलेबल है, एक फाउंडेशन कोर्स और एक प्लस कोर्स। दोनों हिंदी इंग्लिश में आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, क्वेश्चन डिस्कशन के साथ, सब्जेक्ट वाइज। और साथ ही साथ हमारे यहाँ 9000 क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और 9000 आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सारी चीज़ का पता करने के लिए व्हाट्सअप नंबर में आप इसके बारे में क्वारी पता कर सकते हो।